हेलो एवरीवन। लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल इन हिंदी वीडियो सीरीज के इस चौथे भाग में आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। जब हम लेबोरेटरी में क्वालिटी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे जो लेबोरेटरी रिजल्ट है वो एक्यूरेट भी होने चाहिए और रिलायबल भी होने चाहिए, मतलब प्रिसाइज भी होने चाहिए और वहां पे किसी भी प्रकार की एनालिटिकल एरर्स ना हो। तो लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल दो टाइप का होता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ये एक डेली प्रोसेस है। हम हर रोज क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट रन करते हैं हमारे एनालाइजर पे और वो क्वालिटी कंट्रोल में जो भी हमारा रिजल्ट आता है हम स्टैटिस्टिकल जो रेंजेस रहते हैं उसके साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ प्रेसिजन। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल से मेनली हमें पता चलता है कि हमारे जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स है वो रिलायबल है कि नहीं। डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स अंडरटेकन बाय द लेबोरेटरी स्टाफ for continuous and immediate monitoring of laboratory work in order to decide whether the results are reliable enough to be released or not। मतलब कि ये हुआ, ये जो सब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कौन कैरी आउट करता है लेबोरेटरी में? लेबोरेटरी स्टाफ। तो रोज क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट रन करना पेशेंट सैंपल लगाने के पहले ये होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर। उससे हमें क्या पता चलता है? कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट मॉनिटरिंग करते रहते हैं हम, डेली प्रोसेस है। इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि हमारे रिजल्ट रिलायबल होंगे कि नहीं। अगर सिस्टम में कुछ भी एरर है तो हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की मदद से। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो लेबोरेटरी का जो वर्क चल रहा है एनालिटिकल फेज में वो बराबर चल रहा है कि नहीं, हम रिलायबल रिजल्ट दे पाएंगे कि नहीं। अगर एरर डिटेक्शन होता है तो हमें तभी के तभी ट्रबल शूट करके करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम पेशेंट्स के रिजल्ट मतलब लेबोरेटरी टेस्ट रिलीज कर सकते हैं। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए होता है? कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ लेबोरेटरी वर्क एंड द इमर्जिंग रिजल्ट्स। अगर किसी भी लेबोरेटरी में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले स्टेप तो होगी कि हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो भी हमारा आईक्यूसी प्रोग्राम होगा उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वो बहुत जरूरी होता है, तो वो एस्टेब्लिश करना जरूरी है। हमारे क्वालिटी कंट्रोल गोल्स क्या होंगे वो सेटअप करना बहुत जरूरी है। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, कौन मॉनिटर करेगा, कौन प्रोग्राम रन करेगा, कौन रिव्यू करेगा। सो हर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक स्टाफ को असाइन करना जरूरी होता है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, हम क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम रन करना चाहते हैं पर हमने अगर स्टाफ को ट्रेन ही नहीं किया कि उसे किस तरह से रन करना है, उसको किस तरह से एनालाइज करना है, तो उस क्वालिटी कंट्रोल का कोई यूज नहीं है। तो ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेन कर दिया तो हो गया, कंटिन्यूअसली हमें ट्रेन करते रहना पड़ता है। देन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमने अगर क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए ये अगर हमें पता नहीं है तो हमारा बहुत सारा इसमें मतलब ये कॉस्टली प्रोसीजर हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन एस्टेब्लिश कंट्रोल रेंजेस, क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल रन किया तो उसे किसके साथ कंपेयर करना है, इसलिए हमें रेंजेस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो वो एक स्टेप हो गया। फिर कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश होने के बाद में हमें लेविजेनिंग चार्ट डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम उसको मतलब देख सके कि उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है। कंट्रोल वैल्यूज मॉनिटर करना पड़ेगा बाद में विद द हेल्प ऑफ एलजी चार्ट। सो कंट्रोल वैल्यूज मॉनिटर करने के लिए हम यूज करेंगे वेस्टगार्ड रूल्स। विद द हेल्प ऑफ वेस्टगार्ड रूल्स हम कंट्रोल वैल्यूज को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कुछ दिख रहा है, हमें सिस्टमैटिक एरर्स है, रैंडम एरर्स है, तो हमें इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे और जो भी हम करते हैं उसके रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि गुड क्यूसी मटेरियल कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल रेंजेस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, उसके हेल्प से लेविजेनिंग चार्ट कैसे डेवलप किया जाता है और फिर वो लेविजेनिंग चार्ट को कैसे इवेल्युएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेस्टगार्ड रूल्स। तो सबसे पहला स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल।
इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट है, उसे हम क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल भी बोलते हैं। वो क्या होता है? इट इज अ पेशेंट लाइक मटेरियल आइडियली मेड फ्रॉम ह्यूमन सीरम, यूरिन और स्पाइनल फ्लूइड, कि वो पेशेंट का जैसे सैंपल होता है उसके जैसे ही उसका मैट्रिक्स होता है, तो उसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट। अब ये जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसमें से हमें एक क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलेगी, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। अगर हमारा क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है तो हम सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस डिटेक्ट कर पाएंगे। तो दो तरह के हो सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट। दूसरा है लायोफिलाइज्ड और रेडी टू यूज्ड। लायोफिलाइज्ड जो क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल होते हैं वो फ्रीज ड्राइड पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसके साथ हमें डाइल्यूएंट मिलता है तो हमें उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो लायोफिलाइज्ड मतलब फ्रीज ड्राइड पाउडर फॉर्म में जो मटेरियल आते हैं जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिफोर यूज। और रेडी टू यूज मतलब वो लिक्विड मटेरियल होते हैं। मोस्टली जो रेडी टू यूज होते हैं वो जो मटेरियल होते हैं ज्यादा कॉस्टली होते हैं लायोफिलाइज से। फिर तीसरा है कमर्शियल, जो हम खरीदते हैं, और इन हाउस मतलब जो हम अपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर होता है टाइप एसिड और अनएसिड। एसिड मतलब कि उसका जो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी उसका रेंज है वो हमें मैन्युफैक्चरर देता है। एसिड होता है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है, इट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। अगर हमें मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया है वो वैल्यू और हमें खुद लेबोरेटरी में वो फाइंड आउट करनी पड़ती है तो उसको बोलते हैं अनएसिड, जिसका एसिड नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा हमें उसके मीन और जो भी उसकी रेंज है वो हमें नहीं पता है, तो उसको बोलेंगे अनएसिड। फिर क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट के और भी होते हैं टाइप, जैसे फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी ये जो कंट्रोल मटेरियल होता है तो वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही सेम क्वालिटी सिस्टम जो भी होता है मैन्युफैक्चरर का, इंस्ट्रूमेंट का, किट का और मेथड का, उस पर ये डिपेंडेंट होता है। तो ये जो होता है फर्स्ट पार्टी क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल, ये बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है, तो इनसेंसिटिव होता है टू चेंजेस को, मतलब ये चेंजेस जो भी हमारे सिस्टम में होगी वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि मोस्टली ये डिपेंडेंट कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ही खुद इसे प्रोवाइड करता है। तो ये प्रिफर नहीं करना चाहिए फर्स्ट पार्टी क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट। सेकेंड ये जो होता है वो सेमी डिपेंडेंट कंट्रोल मटेरियल होता है। ये मैन्युफैक्चरर खुद तो नहीं प्रोड्यूस करता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड द क्वालिटी सिस्टम। जो भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, किट है, मेथड है, उसको यूज करने के लिए, उसको बनाने के लिए जब जो भी हमने क्वालिटी सिस्टम यूज किया है उसके आउटसाइड ये मैन्युफैक्चर होता है सेकेंड पार्टी कंट्रोल, बट ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। जो भी मैन्युफैक्चरर होगा इंस्ट्रूमेंट का, किट का और मेथड का, वो स्पेसिफिकेशन देता है किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को, तो ये भी अफेक्ट हो सकता है। ये तो सेकेंड पार्टी कंट्रोल होता है, वो भी एक सेमी डिपेंडेंट टाइप का होता है जो भी इनसेंसिटिव हो सकता है चेंजेस डिटेक्ट करने में। थर्ड पार्टी सबसे अच्छा होता है क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट। हमारा जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, किट या मेथड, उससे वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है, उसका उस पर कोई भी मतलब कि इंटरफेरेंस और ये नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं होता है मैन्युफैक्चरर का। इट इज आउटसाइड द थर्ड पार्टी जो होती है वो आउटसाइड होती है मैन्युफैक्चरर से, और उसमें मैन्युफैक्चरर का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो वो आराम से रिएजेंट में, इंस्ट्रूमेंट फंक्शन में और कैलिब्रेशन में जो भी चेंजेस है वो डिटेक्ट कर सकती है। तो मोस्टली हमारे लेबोरेटरी में स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव, लायोफिलाइज्ड, कमर्शियल, एसिड एंड थर्ड पार्टी कंट्रोल प्रोडक्ट्स। फिर होते हैं नॉर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट और एबनॉर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट। जैसे हम L1, L2, L3 बोलते हैं, तो L1 नॉर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट को कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा? इट कंटेन्स नॉर्मल लेवल ऑफ द एनालाइट बीइंग टेस्टेड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक क्वालिटी कंट्रोल जो भी मटेरियल होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एनालाइट हो सकते हैं एक ही कंट्रोल मटेरियल में, ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, एवरीथिंग, मतलब सब तरह के हो सकते हैं, पर वो होंगे नॉर्मल रेंज में, तो हम उसे बोलेंगे नॉर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट। फिर एबनॉर्मल कंटेन्स द एनालाइट एट अ कॉन्सेंट्रेशन अबव और बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ एनालाइट। तो ये भी दो तरह के हो सकते हैं, हाई और लो। एबनॉर्मल में दो तरह के होते हैं, हाई और लो। हाई में वो एनालाइट की जो हाई रेंजेस होंगी वो वहां पे होगी वो वाले कंट्रोल प्रोडक्ट में, और लो वाले में होंगी लो साइड की रेंजेस, बिलो द नॉर्मल रेंज। तो ये दो तरह के हुए, नॉर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट और एबनॉर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट।
किसी भी गुड लेबोरेटरी में दोनों तरह के कंट्रोल प्रोडक्ट्स यूज होने चाहिए, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंट्रोल फॉर ईच टेस्ट एटलीस्ट डेली टू मॉनिटर द एनालिटिकल प्रोसेस। मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने लेबोरेटरी में डेली एटलीस्ट वंस क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट रन करना चाहिए। अगर समझो कोई लैब 24/7 चलती है 3 शिफ्ट में, तो एवरी शिफ्ट 8 आवरली शिफ्ट जो भी है, तो हर शिफ्ट में क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट रन होना चाहिए। पर अगर सिर्फ डे में चलती है तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके लेबोरेटरी में डेली कितने सैंपल रन होते हैं, वॉल्यूम कितना यूज होता है, कितने टेस्ट होते हैं, इसके ऊपर भी आप अपने लेबोरेटरी के एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपको कितने बार क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट रन करना है। इट डिपेंड्स, इट वैरीज लैब टू लैब, बट एटलीस्ट एक बार तो होने ही चाहिए मिनिमम। तो जब भी हम क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल खरीदेंगे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो उसमें हमें क्या क्या देखना है कि क्या क्या चाहिए उसमें स्पेसिफिकेशंस में। तो सबसे पहले हमारा जो एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, एक क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल में कई तरह के एनालाइट्स हो सकते हैं, तो हमें जो चाहिए वो उसमें है कि नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा। मेडिकल डिसीजन लिमिट्स, मतलब कि जो क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल है उसने हाई लो इस तरह की जो लिमिट्स होती है वो है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि हमें हाई लेवल के पेशेंट रिजल्ट्स और लो लेवल के पेशेंट रिजल्ट्स का भी हमें अच्छी तरह से उसमें मतलब पता चल सके, लेवल्स हमारी बराबर है कि नहीं। मैट्रिक्स जो है वो सेम है कि नहीं पेशेंट सैंपल की तरह, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर सिंपल टू यूज है कि नहीं वो देखना है। शेल्फ लाइफ कितना है, ओपन वायर स्टेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लायोफिलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल यूज किया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसके बाद में वो कितने दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ है, उसकी ओपन वायर स्टेबिलिटी कितनी है। अदरवाइज अगर ये बहुत ही कम रही तो हमारा इसमें हमारे लिए ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हमारा क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल वेस्ट हो जाएगा अगर शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो ये भी फैक्टर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी हम क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल खरीदते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, ताकि उसमें लॉट टू लॉट वेरिएशन ना हो। तो लार्ज क्वांटिटी में हमें मिलेगा कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कई तरह के जो IQC मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन प्रोग्राम भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई IQC प्रोवाइडर अगर हमें इंटर लैब कंपैरिजन दे रहा है, उस प्रोग्राम में एनरोल कर रहा है, तो हमें उससे ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें वो IQC मटेरियल वो मैन्युफैक्चर से हम ले सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हम IQC मटेरियल खरीदते हैं। फिर अच्छा IQC मटेरियल खरीदने के बाद में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चर ने जो भी गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से, अगर वो लायोफिलाइज्ड है तो हम उसको डाइल्यूएंट से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसकी भी जो गाइडलाइंस होती है उसे फॉलो करना जरूरी होता है। उसका जो जो पिपेट यूज करेंगे, दैट पिपेट शुड बी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। जो स्टाफ उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा उसका ट्रेनिंग अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये सब चीजें, उसका स्टोरेज कैसे करना है, तो जो भी गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कंट्रोल प्रोडक्ट रन करेंगे तो वो एक स्टेबल कंट्रोल प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी हमें सेकेंड स्टेप में करना है कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश। नाउ अभी हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट, हमको एस्टेब्लिश करना है क्वालिटी कंट्रोल रेंजेस। हम एसिड क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ मीन और रेंज हमारे पास है, पर हमें उसको वेरीफाई भी करना है। तो इस्टेब्लिश करेंगे क्वालिटी कंट्रोल रेंजेस, कैसे करेंगे ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि हमें वो क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल रिपीटेडली ओवर द पीरियड ऑफ 20 डेज रन करना पड़ेगा, ताकि हमें 20 डेटा पॉइंट्स मिले। और वो 20 डेटा पॉइंट्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कैसे क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये भी आपको बताया था कि 20 डेटा पॉइंट्स का फॉर एग्जाम्पल मैंने मीन लिया तो 100 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आया। रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी हमने लिया है +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका कंट्रोल रेंज हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ये पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। तो ये हमने किया है कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश करने के बाद में वो कंट्रोल रेंजेस हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, उसे बोलते हैं लेवी जेनिंग चार्ट। It is a graphical method for displaying control results and evaluating whether a procedure is in control or out of control. हम डेली कंट्रोल वैल्यूज प्लॉट करते हैं
versus time, and lines are drawn from point to point to understand any systematic or random error. So लेवी-जेनिंग चार्ट को इवेलुएट करके हम पता कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर है हमारे सिस्टम में कि रैंडम एरर है। ये है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर इसको हमने साइड पे किया तो ये हमारा लेवी-जेनिंग चार्ट बन गया। ये ग्राफ है, इसमें हमने मीन और प्लस माइनस 1 2 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट किया हुआ है। फिर डेली हम जब भी कंट्रोल मटेरियल रन करेंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करेंगे। ये एलजे चार्ट हम मैन्युअली भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमारा जो भी एनालाइजर है उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में ये रेडीमेड मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ये है लेवी-जेनिंग चार्ट। वो बेसिकली गॉसियन है, ऑन इट्स साइड सेपरेटेड बाय टाइम एज अ फ्रीक्वेंसी। सो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल रेंजेस हमें डेवलप करना होता है लेवी-जेनिंग चार्ट। तो जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने लिया था मीन 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारे रेंजेस भी हमने एस्टेब्लिश कर लिए थे। तो हमने यहाँ पे हमारा मीन लिया है 100, जो कि ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है, प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 102 ब्लू लाइन ये जो ऊपर की, और ये रेंज है 98, तो हमने ये नीचे प्लॉट किया है -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 104 ये है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 96 है ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो 94 है ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और 106 है ये +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अप टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हमको प्लॉट तो करना ही है लेवी-जेनिंग चार्ट पे, क्योंकि रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी होती है +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसमें हमारे 99.7% जो भी वैल्यूज है वो उसमें आते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी एलजे चार्ट प्लॉट करने के बाद में हमें वो कंट्रोल वैल्यूज, जो भी डेली कंट्रोल वैल्यूज आएंगी और वो एलजे चार्ट पे हम प्लॉट करेंगे, उसको मॉनिटर करना है कि वेदर वो कंट्रोल में है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके लिए हमें चाहिए वेस्टगार्ड रूल्स। वेस्टगार्ड रूल्स डिटेक्ट करते हैं कि एनालिटिकल सिस्टम में कोई चेंज है या नहीं। Westgard has formulated rules to decide whether an analytical run is in control or out of control, ये देखने के लिए। और ये these rules can be applied as a single rule or as a group of rule. मल्टी रूल भी उसको बोलते हैं, सिंगल रूल भी यूज कर सकते हैं, मल्टी रूल भी यूज कर सकते हैं। और वेस्टगार्ड रूल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे QC वैल्यूज विद इन रेंज ऑफ +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बना हुआ हो। तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल लेवी-जेनिंग चार्ट, तो ही हम अगर हमने +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक निकाल के उसको बनाया हुआ है तो ही हम वेस्टगार्ड रूल उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ गुड QC मटेरियल, एस्टेब्लिश कंट्रोल रेंजेस, देन वी प्लॉटेड लेवी-जेनिंग चार्ट, और फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेस्टगार्ड रूल्स। तो अब हम देखेंगे कि वेस्टगार्ड रूल्स क्या होते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है, और वो कौन कौन सी एरर्स को दिखाता है, एसोसिएटेड एरर्स कौन से होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 6 टाइप्स के वेस्टगार्ड रूल्स है, जैसे कि 12S, 22S, 13S, 41S, 10X, R4S। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, उसको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसको क्यों 12S 22S, इसका क्या अर्थ होता है मैं आपको समझाती हूँ। तो 1 2S, तो ये जो 1 होता है पहला, वो होता है नंबर ऑफ कंट्रोल मेजरमेंट, मतलब कि जो भी आपका नंबर है कंट्रोल मेजरमेंट का, एक कंट्रोल मेजरमेंट यहाँ पे दर्शा रहा है, एक कंट्रोल मेजरमेंट, तो ये हो गया नंबर ऑफ कंट्रोल मेजरमेंट। 2NA हो गया लिमिट, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी लिमिट है वो एक्सीड कर रहा है L। तो 1 2S यानी क्या हो गया कि एक कंट्रोल मेजरमेंट में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का लिमिट एक्सीड किया है, किसी भी साइड में, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो या -2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो। तो इसका मतलब होता है ये जो पहला होता है 1 नंबर ऑफ कंट्रोल मेजरमेंट, और ये जो दूसरा होता है S के साथ, उसे बोलते हैं लिमिट एक्सीडेड। फिर ये जो वेस्टगार्ड रूल्स होते हैं जैसे 1 2S है, 2 2S है, 1 3S, 4 1S, 10X, ये मेजर होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के। अगर ये रूल्स वायलेट हुए तो हमें पता चलता है कि सिस्टमेटिक एरर है हमारे सिस्टम में। अगर 1 2S, 1 3S और R4S ये वायलेट हो रहे हैं तो वो दर्शाता है रैंडम एरर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सिस्टमेटिक एरर मेजर होता है इनएक्यूरेसी का,
और रैंडम एरर मेजर होता है इम्प्रेसिजन का। तो अभी ये रूल वायलेशन से हमें पता चलेगा हमारे सिस्टम रन में सिस्टमैटिक एरर है कि रैंडम एरर है, और हमने इसके कॉजेस ऑलरेडी हमने पढ़े हैं कि सिस्टमैटिक एरर्स के क्या कॉजेस है, रैंडम एरर के क्या कॉजेस है। तो हमें ये जब हम ये एरर डिटेक्ट करते हैं तब हमें सोचना पड़ता है कि इसका क्या कॉज हो सकता है। तो जब भी हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक एरर्स के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, रैंडम एरर के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तभी हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है 1-2S। ये रिजेक्शन रूल नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग रूल है। यहाँ ये लेविजिनिंग चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये फिफ्थ कंट्रोल मेजरमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 और फिफ्थ रन में जो वैल्यू आई है कंट्रोल मेजरमेंट आप देख सकते हो, ये बियॉन्ड +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब एक वैल्यू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अबव चल रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे 1-2S रूल। 1 कंट्रोल मेजरमेंट अबव ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या डिनोट करेगा, रैंडम एरर डिनोट करेगा या फिर बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एरर। 1-2S रूल डिनोट्स रैंडम एरर और बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ये एक वार्निंग रूल होता है, हम रन को रिजेक्ट नहीं करते। हम अगर दो कंट्रोल लेवल लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मल कंट्रोल लेवल है और हम एबनॉर्मल कंट्रोल लेवल भी लगा रहे हैं, तो फिर हमें वो सेम रन में देखना पड़ता है कि हमारा जो एबनॉर्मल कंट्रोल लेवल है वहां का वैल्यू कैसे आया है, उस हिसाब से हमको डिसीजन लेना है। सेकेंड रूल है 2-2S रिजेक्शन रूल। सो ये 2 इंडिकेट करता है 2 कंट्रोल मेजरमेंट और 2S मतलब कि वायलेशन है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो पहले देखते हैं, जब कोई भी लैब एक ही लेवल का कंट्रोल यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल लेवल ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 2 रेड वैल्यूज है, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रोल मेजरमेंट आ रही है अबव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया 2-2S रूल। अगर हम एक ही लेवल कंट्रोल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंट्रोल लेवल, तो ये क्या दिखाता है कि 2 कंट्रोल रिजल्ट्स अबव ±2 standard deviation limit on the same side of mean in the same level of control on 2 consecutive runs। सेम साइड ऑफ मीन होना चाहिए, जैसे कि ये है मीन के एक ही साइड में, पॉजिटिव साइड में 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 सक्सेसिव रन्स में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अबव हमें मेजरमेंट मिल रहा है, और सेम लेवल के कंट्रोल में, मतलब एक ही लेवल का कंट्रोल हम देख रहे हैं, उसमें हमें मिल रहा है 2 कंट्रोल मेजरमेंट्स अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया 2-2S रूल वायलेशन। अभी हम देखते हैं कि हम अगर 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल यूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। तो दिस येलो मतलब ये जो येलो डॉट्स है ये हमारा नॉर्मल कंट्रोल है, तो ये भी आ गया अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर ये ब्लू कलर का है, ये है हमारा एबनॉर्मल लेवल ऑफ कंट्रोल, तो ये भी आ गया अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इन द सेम। उसमें दोनों लेवल के कंट्रोल में हमें अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 2-2S रूल वायलेशन। 2 कंट्रोल रिजल्ट अबाउ ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन लिमिट ऑन द सेम साइड ऑफ मीन इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्रोल इन द सेम रन। सेम रन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ रन है, ये 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल हमारे लैब में यूज हो रहा है, तो फिफ्थ रन में हमें दोनों लेवल ऑफ कंट्रोल में वैल्यू कहाँ मिली, अबाउ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द सेम साइड ऑफ मीन, पॉजिटिव साइड में मिल रही है, तो ये हो गया 2-2S रूल वायलेशन। ये क्या दिखाता है, इट डिनोट्स अ सिस्टमैटिक एरर। तीसरा है 1-3S रिजेक्शन रूल। तो इससे हमें पता चलता है 1 मतलब 1 कंट्रोल मेजरमेंट, 3S मतलब अबाउ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द निगेटिव साइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे फिफ्थ रन में हमारा एक कंट्रोल मेजरमेंट आ रहा है अबव +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया 1-3S रूल वायलेशन। और ये दिखाता है रैंडम एरर और अ बिगिनिंग ऑफ लार्ज सिस्टमैटिक एरर, ये रिजेक्शन रूल है। नेक्स्ट रूल है 4-1S रूल। 4 मतलब 4 कंट्रोल मेजरमेंट, मतलब 4 कंट्रोल मेजरमेंट वायलेट कर रही है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को, अबव या आ रही है ये ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं एक लेवल का कंट्रोल, सेम कंट्रोल लेवल, और 4 बार जब हमने रन किया है 4 रन में हमें मिल रहा है वैल्यूज मिल रही है अबव 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया 4-1S रूल वायलेशन।
4 consecutive control measurement exceeding 1 standard deviation. और एक टर्म है, इसको हम बोलते हैं across run. across run मतलब क्या होता है कि 4 अलग अलग रन में, सेकेंड रन, थर्ड रन, फोर्थ रन, फिफ्थ रन, तो जो सेकेंड से लेके फिफ्थ रन तक हमें मिल रहा है अबव 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. अबव 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है हमें 4 कंट्रोल मेजरमेंट, तो इसको हम बोलेंगे कि अक्रॉस रन. तो 4 कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट एक्सीडिंग 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया 4(1)s रूल वायलेशन जब हम यूज करेंगे 1 लेवल ऑफ कंट्रोल. अगर हमने यूज किया 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल, एक नॉर्मल लेवल ऑफ कंट्रोल और एक एबनॉर्मल लेवल ऑफ कंट्रोल, तो फॉर एग्जांपल ये येलो डॉट वाला नॉर्मल है, तो ये भी उसकी 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज आ रही है अबव 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारा जो एबनॉर्मल कंट्रोल है जो कि ब्लू है, तो उसमें भी कॉन्जिक्यूटिव दो वैल्यूज आ रही है अबव 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये भी हो गया टोटल, तो 4 वैल्यू हो गई टोटल, तो ये भी हो गया 4(1)s रूल वायलेशन. 2 consecutive control material exceeding 1 standard deviation in both level of control. It denotes systematic error. तो ये होता है 4(1)s rejection rule. फिर नेक्स्ट रूल है R4S. ये भी एक रिजेक्शन रूल है. ये रूल तभी अप्लाई होता है जब हम 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल हमारे लैब में यूज करते हैं. जब हम सिंगल लेवल ऑफ कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं है. जब 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल यूज कर रहे हैं तभी ये अप्लीकेबल है. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो L1 है ये हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ कंट्रोल है, और ये जो ब्लू है ये अबनॉर्मल लेवल ऑफ कंट्रोल है L2. ये L1 ये L2. तो ये जो सेकेंड रन है इसमें दोनों के कंट्रोल मेजरमेंट में 4 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है, 1 2 3 4. तो जब भी यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है दोनों कंट्रोल मेजरमेंट में, जो कि हम 2 अलग अलग लेवल्स के कंट्रोल में देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे R4S रूल. There is 4 standard deviation difference between the 2 data points in 2 levels of control. So it denotes a random error. This is rejection rule. अभी है 10x rule, that is rejection rule. इसमें क्या है कि 10 consecutive control measurements are on one side of mean in one level of control in 10 consecutive runs. हमने एक ही कंट्रोल लेवल का कंट्रोल मटेरियल यूज कर रहे हैं और देखेंगे कि 10 कंट्रोल वैल्यूज आ रही है ऑन वन साइड ऑफ मीन. ये हमारा मीन है x, और यहां से आप काउंट करोगे तो ये 10 वैल्यूज आ गई है अबव दिस मीन, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है, पर एक ही साइड के मीन में आ रही है, मीन के एक ही साइड में आ रही है. 10 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज है, तो ये हो गया 10x रूल वायलेशन. अगर हम 2 लेवल ऑफ कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो दोनों लेवल में 5 वैल्यू अगर मीन के एक ही साइड में जा रही है तो वो हो गया 10x रूल वायलेशन. तो इसमें हो गया 5 consecutive control measurement are on one side of mean in 2 levels of control in 5 consecutive runs. तो टोटल मिला के हो गई 10 वैल्यूज, तो ये हो गया 10x रूल वायलेशन. ये डिनोट करता है सिस्टमेटिक एरर्स. तो जब हम फॉर एग्जाम्पल हम जब क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल रन करते हैं तो हमें यहाँ पे लग सकता है कि हमारे जो वैल्यूज है वो विद इन द रेंज है, पर जब हम पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, हम जब देखते हैं पीछे मुड़ के कि हमारे पहले के कंट्रोल मेजरमेंट कैसे थे, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो कंट्रोल वैल्यूज है वो 10x रूल वायलेट कर रहे हैं, मतलब हमारे सिस्टम में सिस्टमैटिक एरर्स प्रेजेंट है. 10x रूल जो होता है ये एक रिजेक्शन रूल होता है. इस वीडियो में हमने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ा है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस होती है जो एक्यूरेसी को मॉनिटर करती है एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट बाय यूजिंग कंट्रोल मटेरियल. इमीडिएट एक्यूरेसी मॉनिटर करती है और रिलायबिलिटी. इट इज यूज्ड फॉर इमीडिएट डिसीजन. मेनली इंटरनल क्वालिटी जो कंट्रोल होता है वो रिलायबिलिटी के लिए होता है, बट इमीडिएट एक्यूरेसी कैन बी मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल. It monitors daily precision and accuracy of methodologies, instrument and personnel. तो इसके पहले तो क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अच्छा क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो रन करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ 20 days. तो हमें मिलेंगे 20 डेटा पॉइंट्स. वो 20 डेटा पॉइंट्स से हमें मिलेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन से हम
निकालेंगे +-1, +-2, +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे मिलेंगे हमें कंट्रोल रेंजेस। फिर वो कंट्रोल रेंजेस से हम क्या करेंगे, लेविजनिंग चार्ट डेवलप करेंगे और फिर वो लेविजनिंग चार्ट को मॉनिटर करेंगे क्योंकि हम वो चार्ट डेवलप करने के बाद में रोज कंट्रोल लगाएंगे, तो वो कंट्रोल वैल्यू लेविजनिंग चार्ट पे विद इन कंट्रोल है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, ये मॉनिटर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ, तो ये वेस्टगार्ड रूल्स होते हैं 1-2s, 2-2s, 1-3s, 4-1s, 10x, R4s। उसमें से 1-2s, 2-2s, 1-3s, 4-1s और 10x ये सिस्टमैटिक एरर्स दिखाते हैं जो कि इनएक्यूरेसी का मेजर है, और 1-2s, 1-3s और R4s ये रैंडम एरर्स दिखाते हैं जो कि इम्प्रेसिजन का मेजर है। और उसके बाद में अगर हमें कॉजेस पता है, सिस्टमैटिक एरर्स किस वजह से हो सकती है, रैंडम एरर्स किस वजह से हो सकती है, तो उस हिसाब से ट्रबल शूटिंग करके, रूट कॉज एनालिसिस करके हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी लेबोरेटरी में हम एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स दे सके।